हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी है ठोस एवं क्रिस्टल टॉपिक पर। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगेगी, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम पेपर में जो है यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, जो क्रिस्टल है उस पर आधारित हमारी ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा और पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्रिस्टल एकांतर क्रम में समान अंतराल पर स्थित धन एवं ऋण आयनों से मिलकर बना है। क्रिस्टल बंधन की प्रकृति कैसी होगी? तो जो क्रिस्टल बॉन्डिंग है उसकी जो नेचर किस प्रकार का होगा क्रिस्टल बॉन्डिंग का, क्योंकि इसमें एकांतर क्रम में समान अंतराल पर स्थित धन एवं ऋण आयनों से मिलकर ये बना है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स से मिलकर ये क्रिस्टल जालक बना है। तो ऐसी स्थिति में जो क्रिस्टल बॉन्डिंग रहती है वो किस प्रकार की रहती है? ऑप्शन है सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध, या द्विध्रुवीय बंध, या आयनिक बॉन्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण और इनके मध्य पारस्परिक क्रिया के कारण बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उनको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। तो एकांतर क्रम में समान अंतराल पर बनी हुई हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन से मिलकर बनी हैं। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग जो होती है उसको हम आयनिक बॉन्ड से नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल निकाय के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल इक्वल टू सी। ए बी और सी तीनों इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पर 90 इनके इक्वल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह संयोजन किस प्रकार का होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है चतुष्कोणीय निकाय, घनीय निकाय, विषम लंबाक्ष, या समांतर षटफलक निकाय। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो समलंबाक्ष और विषम जो होता है ना, विषम सम लंबाक्ष जो होते हैं उसके लिए अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। तो ये 90 डिग्री होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर संयोजन बनेगा वो समांतर षट फलक निकाय के तौर पर बनेगा। यानी कि 6 फलक उसके अंतर्गत होंगे और वो जो होंगे समांतर षट फलक यहाँ पे बनेगा। ठीक है। क्योंकि ए बी सी तीनों इक्वल हैं, अल्फा और बीटा तो इक्वल हैं और बीटा गामा के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू 90 है। तो ऐसी स्थिति में संयोजन समांतर षट फलक निकाय के तौर पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम डायोड की भौतिक विमाएं समान हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक हैं दोस्तों, और इन डायोड में भौतिक विमाएं जो है समान दी गई हैं। सिलिकॉन में बैंड का रिक्त भाग जर्मेनियम की तुलना में अधिक होता है। दोनों डायोड पर समान उत्क्रम अभिनति आरोप की जाती है। अगर इन दोनों डायोडों पर समान उत्क्रम अभिनति आरोपित की जाती है तो तब क्या होगा? ऑप्शन है जर्मेनियम में उत्क्रम धारा सिलिकॉन से अधिक होगी, या जर्मे सिलिकॉन में उत्क्रम धारा जर्मेनियम से अधिक होगी, दोनों डायोड में उत्क्रम धारा समान होती है, या उत्क्रम धारा का आपेक्षिक परिमाण केवल दिए गए आंकड़ों से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अगर यहाँ पर समझें दोस्तों कि इसमें क्या स्थिति है, देखिए इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड की भौतिक विमाएं समान है। ठीक है। क्योंकि इनके अंदर की क्या होता है
सिलिकॉन यानी कि जिसको SI बोलते हैं, इसका 14 होता है एटॉमिक नंबर। और सिलिकॉन में क्या होता है, 2, 8 और 4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम जर्मेनियम की बात करें दोस्तों, तो जर्मेनियम में भी क्या होता है कि इसके भी इसका 32, इसका एटॉमिक नंबर है 32। और जर्मेनियम में क्या होता है, इसका होता है 2, 8, 18 और 4। इसके भी आउटर सेल में 4 होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दोनों में क्या होगा दोस्तों, इन दोनों में आउटर मोस्ट सेल इक्वल होते हैं, समान होते हैं। दोनों में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो इसलिए दोनों डायोड एक जैसा रोल प्ले करेंगे, अर्थात दोनों में उत्क्रम धारा समान होती है। तो दोनों डायोड में जो बहने वाली धारा होगी वो उत्क्रम धारा होगी, यानी कि अग्र अविनत होगी। और ये डायोड जो है समान धारा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन के गुण समान होते हैं, दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक हैं, और दोनों के गुण समान होंगे। अगला क्वेश्चन है, घन क्रिस्टलीय संरचना के लिए निम्न में से कौन सा एक संबंध संकेत करता है कि सेल अभिलक्षण सही है। तो अगर हम घनी क्रिस्टलीय संरचना की बात करें, क्यूबिक क्रिस्टलीय जो कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, इसमें से कौन सा सेल अभिलक्षण सही है। तो यहाँ पर पहला तो दिया है A ≠ B ≠ C। तो ये तो क्यूबिक हो नहीं सकता, तो ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया दोस्तों। ठीक है, क्यूबिक में क्या होगा कि उसमें ABC के मान इक्वल होनी चाहिए, ये आप ऑब्वियसली समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक क्यूब तभी बनता है जब उसके सारे जो डायमेंशंस होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर A B C सारे इक्वल होने चाहिए, और दूसरे में भी वही चीज़ है। बट तीसरे ऑप्शन में देखें तो A = B = C है, बट अल्फ़ा बीटा गामा 90 के इक्वल नहीं है। तो इनके बीच का जो एंगल बनता है दोस्तों यहाँ पर, वो एंगल इक्वलिटी में नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर नंबर होगा डी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो एक क्यूबिक को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा एक क्यूबिक यानी कि घनी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है उसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इनके बीच जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होते हैं। तो इस आधार पर अगर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, किनके मध्य की माध्यमिक अवस्था को पद तरल क्रिस्टल संकेत करता है। तो जो तरल क्रिस्टल जो है वो किसको इंडिकेट करता है, माध्यमिक अवस्था को। तो ऑप्शन है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय द्रव, क्रिस्टलीय ठोस एवं वाष्प, अक्रिस्टलीय ठोस एवं उनकी वाष्प, या द्रव में डूबा एक क्रिस्टल। तो किनके मध्य की माध्यमिक अवस्था को पद तरल क्रिस्टल संकेत करता है। तो ये है दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय द्रव। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय द्रव में तरल क्रिस्टल की ओर इंडिकेशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें आयनिक बॉन्ड नहीं है। अब देखिए इसमें किसमें से आयनिक बॉन्ड नहीं है पूछा गया है। जैसे NaCl है, CaCl है, LiF है और H2O है। तो इसमें किसमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं है। इनमें से अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड में जो है आयनिक बॉन्डिंग है, सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन माइनस होता है। सेम एज यहाँ पर CaCl क्लोराइड इसमें भी है, और लिथियम फॉस्फेट में भी है। और साथ ही दोस्तों आपका H2O जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत सह संयोजक बॉन्ड उपस्थित
होते हैं, ठीक है? तो इसमें जो है सहसंयोजक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड इसके अंतर्गत नहीं होता, ठीक है? तो इसमें जो है आयनाइजेशन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें क्या हो जाती है, कोवैलेंट बॉन्ड होती है, यानी कि सहसंयोजक बंध इनके अंदर पाया जाता है जल के अंदर, ठीक है? H2O में जो है सहसंयोजक बंध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किसे प्रयुक्त करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जा सकता है? तो इनमें से किसे प्रयुक्त करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जा सकता है? ऑप्शन है यूवी किरणें, एक्स किरणें, आईआर विकिरण या सूक्ष्म तरंगें। तो किसको प्रयुक्त करके क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें से अगर देखें, क्रिस्टल संरचना को जानने के लिए एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें दोस्तों प्रयुक्त करके क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ठोसों में क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एक्स रेज, और ये जो है जिस सतह पर गिरती हैं उसकी संरचना का अध्ययन करने में हेल्पफुल होती हैं। मेडिकल सेक्टर में भी एक्स किरणों का बोन्स के स्ट्रक्चर को जानने में, बोन्स की सिचुएशन को जानने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये किसी क्रिस्टल संरचना का अध्ययन के लिए हेल्पफुल होती हैं एक्स रेज। एक पदार्थ की क्रिस्टल संरचना में n परमाणु हैं जो षटकोणीय रूप से निकट संकुलित होते हैं, तब एक बैंड में इलेक्ट्रॉनिक अवस्था की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है कि अगर उसमें संरचना में n परमाणु हैं जो षटकोणीय रूप से निकट संकुलित होते हैं, तब एक बैंड में इलेक्ट्रॉनिक अवस्था की संख्या क्या है? ऑप्शन है n 2n 4n या 6n। तो जब किसी क्रिस्टल संरचना में n परमाणु हैं और वो षटकोणीय रूप से निकट संकुलित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक बैंड में इलेक्ट्रॉनिक अवस्था की जो संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक अवस्था की बात करें तो इसमें जो है संयोजी बैंड और चालन बैंड, ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएं इसके अंतर्गत होती हैं। तो क्रिस्टल बनने के लिए तो यहाँ पर आपका 2n यहाँ पर परमाणु हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक अवस्था की संख्या होगी 2n, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ठोस में चालन बैंड 0 k पर आंशिक रूप से भरा होता है, तब ठोस पदार्थ कैसा होगा? तो जब चालन बैंड में 0 केल्विन पर आंशिक भरा है 0 k पर, तो ठोस पदार्थ होगा कैसा होगा? ऑप्शन है चालक, अर्धचालक, कुचालक या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जब उसमें चालन बैंड 0 k पर आंशिक रूप से भरा होता है तो ठोस पूरी तरीके से चालक के रूप में कार्य करता है, ठीक है? ये एक कंडक्टर के रूप में कार्य करता है और इसमें जो है चालन बैंड 0 k पर आंशिक भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य जो वर्जित बैंड होता है दोस्तों, उसमें चौड़ाई बहुत कम होती है, अर्थात उसमें जो है इलेक्ट्रॉन कोटर जो होते हैं उनके बीच बॉन्डिंग बनते जाती है और ऐसी स्थिति में इसमें कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, एक जर्मेनियम क्रिस्टल अर्धचालक में कौन सा बंधन बॉन्डिंग होता है? जर्मेनियम क्रिस्टल यानी कि जर्मेनियम जो अर्धचालक है, इसमें कौन सा बॉन्डिंग होता है, किस प्रकार का बॉन्डिंग होता है? ऑप्शन है धात्विक, आयनिक, वंडरवॉल या सहसंयोजी। तो जर्मेनियम के क्रिस्टल जो अर्धचालक होता है इसमें जो बॉन्डिंग होती है किस प्रकार की होती है? तो ये होती है दोस्तों इसके बीच सहसंयोजी बंध इसके अंतर्गत होता है, ठीक है? क्योंकि कोई भी अर्धचालक हो
उसमें सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं और इसमें जो है जर्मेनियम अर्धचालक है और जर्मेनियम अर्धचालक है तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो होगा सहसंयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा डाइक्रोइड क्रिस्टल है? तो इनमें से कौन सा डाइक्रोइड क्रिस्टल के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन है माइका, सेलेनाइट या क्वार्ट्ज या टॉर्मेलाइन। तो कौन सा डाइक्रोइक क्रिस्टल के तौर पे जाना जाता है? तो इसमें जो है जो टॉर्मलाइन है दोस्तों, यही डाइक्रोइक क्रिस्टल के तौर पे जाना जाता है। तो डाइक्रोइक क्रिस्टल कौन सा है? वह है टॉर्मेलाइन। टॉर्मेलाइन डाइक्रोइक क्रिस्टल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे विद्युत के अच्छे चालकों में उपस्थित बंध का प्रकार होता है। तो जो विद्युत में उपस्थित अच्छे प्रकार के अच्छे चालकों में जो उपस्थित बंध होता है वो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है आयनिक, वंडरवॉल्स, सहसंयोजी या धात्विक बॉन्ड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो अच्छे चालक होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो जो चालक होते हैं दोस्तों, उनमें उपस्थित जो बंध होते हैं वो होते हैं धात्विक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड इनके अंतर्गत पाया जाता है और अच्छे चालक जो होते हैं इनके अंदर बॉन्डिंग जो है मेटेलिक बॉन्डिंग कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रश्न है, समान मोटाई के किस पदार्थ की पट्टिका के लिए एक्स किरणों का अवशोषण अधिकतम होगा? तो अगर समान मोटाई के पदार्थ हैं, इस पट्टिका में एक्स किरणों का अवशोषण किसमें अधिकतम होगा? ऑप्शन है सी यू, ए यू, बी ई या पी बी। तो इसमें समान मोटाई के कौन सा पदार्थ जो है बॉन्डिंग के एक्स किरणों का अवशोषण इसमें किसमें मैक्सिमम होगी? तो अगर हम बात करें इसमें एक्स किरणों के अवशोषण की, तो सबसे अधिक जो होती है वो पी बी यानी कि लेड में होती है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों सबसे, क्योंकि समान मोटाई के पदार्थ हैं सब और ये सारे समान मोटाई के हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अवशोषण होगा एक्स किरणों का वो होगा पीबी यानी कि लेड के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यदि क्रिस्टलीय संरचना के लिए जालक पेरीमीटर 3.6 एंगस्ट्रम है तो एफसीसी क्रिस्टल में आणविक त्रिज्या क्या होगी? तो क्रिस्टलीय संरचना के लिए जो जालक पेरीमीटर रखा गया वो 3.6 एंगस्ट्रम है। तो एफसीसी क्रिस्टल में जो आणविक त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? तो अगर इसकी बात करें तो दोस्तों, तो ये जो है आपका फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे और इसकी जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2। ठीक है, ए अपॉन 2√2 होता है। अब यहाँ पर आपको जो ए की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों 3.6। कितनी दी है? ये 3.6 दी है। तो हमारा जो आर इज इक्वल टू हो जाएगा वो 3.6 अपॉन 2√2 इतना हो जाएगा और एंगस्ट्रम के रूप में निकलेगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम वैल्यू रखें, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 रखेंगे और 2 से उसको इंटू कर देंगे और बाद में उसको 3.6 को डिवाइड करेंगे। तो फाइनली जो हमारे इस आंसर निकलेगा दोस्तों वो आएगा 1.27 एंगस्ट्रम। 1.27 एंगस्ट्रम इसकी वैल्यू आएगी। तो आणविक त्रिज्या का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर इज इक्वल टू होता है दोस्तों ए अपॉन 2√2। तो ये एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू ए अपॉन 2√2। और ए इसमें जो है जो क्रिस्टल होता है उसकी साइड होती है क्रिस्टल जालक की। ठीक है, तो जो जालक की पैरामीटर है वो 3.6 एंगस्ट्रम यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इसलिए 1.27 आएगा। कैलकुलेट आप करें और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। √2 की वैल्यू रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 3.6 को फाइनली डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तांबे का जालक फलक केंद्रिक घनाकार है, इसमें अंतर परमाणु दूरी 2.54 एंगस्ट्रम है, इस जालक के लिए जालक नियतांक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों निकालना है
कि जो जालक कांस्टेंट है, नियतांक है, उसका मान निकालना है। अंतर परमाणु जो दूरी है, ठीक है, इंटरमेटेरियल जो डिस्टेंस है वो 2.54 एंगस्ट्रॉम है। तो इस जालक के लिए जालक नियतांक का मान कितना होगा? तो अगर बात करें दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट टू ए इज इक्वल टू होता है 4r। रूट टू ए इज इक्वल टू 4r होता है। तो इससे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r/√2। ठीक है, तो 4r/√2 इसके जो है वैल्यू हो जाएगी ए की। अब अगर हम बात करें जो 4r है उसको हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे? उसको हम चेंज कर देंगे रूट के फॉर्म में, और साथ ही इससे जो वैल्यू निकलेगी दोस्तों वो निकलेगी 3.59 एंगस्ट्रॉम। कितनी आएगी? 3.59 एंगस्ट्रॉम आएगी। और यहाँ पर जो है इसे वैल्यू, क्योंकि जो अंतर परमाणु डिस्टेंस है वो आर की वैल्यू 2.54 दी है, और यहाँ पर अगर 4 × 2.54 रख देते हैं और अपॉन में रूट टू की वैल्यू रख देंगे 1.41, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों 3.59 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है? इनमें से जो मेटल्स दिए हैं इनमें से कौन से जो सब्सटेंस यानी कि जो अक्रिस्टलीय है, ये बताना है कौन सा ठोस जो है सॉलिड कौन सा अक्रिस्टलीय है। ऑप्शन है कांच है, हीरा है, नमक है, शक्कर है। तो ये मेटल्स तो सभी नहीं हैं, बट ये जो है सॉलिड से हैं, और इनमें से कौन सा सॉलिड अक्रिस्टलीय है, तो ये हमें बताना है। तो अगर इनमें से बात करें दोस्तों अक्रिस्टलीय की, तो वो है आपका कांच। कांच कैसा है दोस्तों? ये ठोस है बट अक्रिस्टलीय है, बहुत कम उसमें जो है ये टूट जाएगा। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय है, क्रिस्टल बॉन्डिंग जो है हल्का होता है, और इसमें जो है इस आधार पर इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। तो कांच इसका सही आंसर है। कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है? तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस के तौर पे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उस ठोस में कौन सा बंधन है जो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश संचरित करता है और अति अल्प गलनांक रखता है? तो उस ठोस का में कौन सा बॉन्डिंग होती है, ठोस में किस प्रकार की बॉन्डिंग है जो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश संचरित करता है और अति अल्प गलनांक रखता है? ऑप्शन है धात्विक बंधन, आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन या वंडरवॉल बंधन। तो कौन सा बंधन ऐसा है ये बताना है इसमें। तो इसमें बताएं तो दृश्य क्षेत्र में जो प्रकाश संचरित करता है और बहुत कम गलनांक की स्थिति वाला जो बॉन्ड होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं वंडर वॉल बॉन्ड। ठीक है, तो दृश्य क्षेत्र में प्रकाश संचरित करने वाला और अति अल्प गलनांक रखने वाला जो बॉन्ड है उसको बोला जाता है वंडर वॉल बंधन। वंडर वॉल बंधन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, फलक केंद्रित घनाकार संरचना की परमाणुविक त्रिज्या है? तो इनमें से एक फलक केंद्रित घनाकार घनाकार संरचना की परमाणुविक त्रिज्या क्या है? ऑप्शन है A/2 या √3/4a। तो जो घनाकार संरचना होगी उसकी अगर साइड ए है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो संरचना होगी परमाणु त्रिज्या होगी। तो परमाणु त्रिज्या का फॉर्मूला होता है दोस्तों R=A/2 ठीक है, R=A/2 ये परमाणु त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में एवं कैलकुलेटरों में पर्दे पर कुछ दर्शाने के लिए फॉर डिस्प्ले निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लैपटॉप होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं,
जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियाँ हैं उनमें और कैलकुलेटर्स में पर्दे पर कुछ दर्शाने के लिए जो किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एकल क्रिस्टल, बहु क्रिस्टल, द्रव क्रिस्टल या अर्धचालक। तो इसके लिए जो किसका उपयोग किया जाएगा? तो अगर हम बात करें इस उपयोग की, तो इसमें उपयोग किया जाएगा द्रव क्रिस्टल की, ठीक है? जो लैपटॉप होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियाँ होती हैं या उनमें कैलकुलेटर में होते हैं, इनमें पर्दे पर जो डिस्प्ले करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है द्रव क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो ये द्रव क्रिस्टल के रूप में लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःकेंद्रित घनाभ। अंतःकेंद्रित घनाभ जालक में दो परमाणु के बीच की निकटतम दूरी कितनी होती है? तो जब अंतःकेंद्रित घनाभ जालक बनते हैं तो दो परमाणु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, इनके बीच की जो निकटतम दूरी होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? ये होती है दोस्तों a√3/2, ठीक है? a√3/2 इनके बीच की जो क्रिस्टल वैल्यू होती है, ये कैसे निकलती है दोस्तों? क्योंकि जो अंतः केंद्रित जो BCC, ठीक है? जो क्रिस्टल होते हैं उसमें BCC जो होता है जालक में, उसके दो परमाणु के बीच की जो निकटतम दूरी होती है, वो 2 इंटू परमाणु त्रिज्या के इक्वल होती है, ठीक है? दो परमाणु के बीच की कितनी हो जाएगी? 2 इंटू जो रेडियस है, 2 इंटू आर, 2 इंटू आर होती है। अब आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि इसमें √3/4 होता है, किसमें? घनाभ में, ठीक है? तो ये घनाभ के एरिया होता है √3a/4, तो इस आधार पर जो है आपका ये वैल्यू √3/4 हो जाएगी और इसकी जो साइड ए मानते हुए, तो आर जो हो जाएगा वो √3/4 होता है इसका रेडियस केंद्रित घनाभ जालक में। और जो परमाणु के बीच की निकटतम दूरी बनेगी, वो कितनी बनेगी? 2r बनेगी। इसको हम डायग्राम से भी समझा देते हैं आपको। देखिए, अगर हम एक साइड को समझें और इस तरीके से आप समझें इसमें, तो यहाँ पर ये सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस होगी r और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी, यहाँ दूसरा सर्कल का हिस्सा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है? ये सारे सर्कल बनते रहेंगे, तो ये जो रेडियस होगी ये डबल हो जाएगी, तो बन जाएगी कितना? ये 2r बन जाएगी, 2r यहाँ पर बन जाएगी और ये 2r जो हो जाएगी दोस्तों, ये 2r क्योंकि r की वैल्यू आपकी ये होती है √3/4, तो 2r अगर इसको रखेंगे तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा √3a/2, इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? निकटतम दूरी के लिए √3a/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की क्लास फिजिक्स के अंतर्गत। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे और साथ ही एक बेहतरीन प्रिपरेशन की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार के लगातार क्लास के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। इससे बेहतर होएगी और इससे अच्छी क्लास रहेगी। तो साथ ही आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको अदर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।